नमस्कार दोस्तों, स्टडी टाइम के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। तो आज हम लोग जानेंगे जीन पियाजे के बारे में, जो कि बेहद इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि हर परीक्षाओं में ये 4 नंबर का प्रश्न इसमें से बनते ही बनते हैं। चाहे वह सी टेट हो, यूपी टेट हो, आर टेट हो, सुपर टेट हो या कोई भी स्टेट टेट हो, चाइल्ड साइकोलॉजी में जीन पियाजे जी बेहद इम्पॉर्टेंट हैं और इनसे बहुत ही प्रश्न बनते हैं। तो इनके बारे में आज हम लोग अच्छे से जानेंगे, ताकि परीक्षाओं में हमारे जो है कोई भी प्रश्न गलत ना हो। तो आइए जीन पियाजे जी के बारे में जानते हैं। तो पहला प्रश्न यही बनता है कि जीन पियाजे जो है कहाँ के मनोवैज्ञानिक थे। तो ये थे दोस्तों स्विट्ज़रलैंड के। यदि पूछता है कि जीन पियाजे कहाँ के मनोवैज्ञानिक है, तो यह हो जाएगा आपका स्विट्ज़रलैंड। ये काफ़ी बार प्रश्न पूछा गया है। और अगला पॉइंट बनता है जीन पियाजे से कि जीन पियाजे जी ने कौन सा सिद्धांत दिया। तो इन्होंने दिया था संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत। इस सिद्धांत को अवस्थाओं का सिद्धांत भी कहते हैं तथा इसे विकासात्मक सिद्धांत भी कहते हैं। इसको 2-3 नामों से जाना जाता है। अब अगला जो पॉइंट बनता है जीन पियाजे में, वह यह बनता है कि जीन पियाजे ने किस पर अध्ययन किया था। तो इन्होंने स्वयं के बालकों पर अध्ययन किया था कि बालकों का विकास कैसे होता है। अब अगला जो है, जीन पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास की मौलिक इकाई क्या बताई। यह बेहद इम्पॉर्टेंट है। तो जीन पियाजे जी ने संज्ञानात्मक विकास की मौलिक इकाई जो है वह बताई थी स्कीमा। स्कीमा के बारे में काफ़ी बार प्रश्न पूछा गया है, पिछली बार भी सीटेट में पूछा गया था स्कीमा। तो अब जानेंगे कि यह स्कीमा होता क्या है। तो स्कीमा होता है आपका ज्ञान में परिवर्तन, और इसका संबंध मस्तिष्क से होता है। यानी कि बालकों को जो चीज़ हम सिखाते हैं वह चीज़ वैसे ना सीखकर उसमें जो है अपने आप से उसके अंदर तर्क करके उसमें चेंज करना है, संशोधित करके सीखना ही स्कीमा कहलाता है। अब अगला जो है वह है संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत। तो संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत पे जीन पियाजे जी ने कितनी अवस्थाएं बताई हैं। तो इन्होंने बताई हैं 4 अवस्थाएं। जीन पियाजे जी ने संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत में कितनी अवस्थाएं बताई हैं, यदि पेपर में प्रश्न पूछता है तो आपका हो जाएगा 4 अवस्थाएं। 4 अवस्थाओं के बारे में आगे जानेंगे। इसे अवस्थाओं का सिद्धांत भी कहते हैं। किसे अवस्थाओं का सिद्धांत कहते हैं। तो यह कहते हैं आपका संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत को अवस्थाओं का सिद्धांत भी कहते हैं, और इसे विकासात्मक सिद्धांत भी कहते हैं। तो जीन पियाजे जी ने कितनी अवस्थाएं बताई है। तो 4 अवस्थाएं बताई हैं। कौन कौन सी अवस्थाएं बताई हैं इसके बारे में आगे हम जानेंगे। यह प्रश्न आपका काफ़ी बार सी टेट में पूछा गया है, यूपी टेट में पूछा गया है और आपका यूजीसी नेट में भी पूछा गया है। तो आपका जो है संज्ञानात्मक सिद्धांत के कुछ प्रश्नावली हैं, उसमें से प्रश्न बनते हैं, तो उसके बारे में जानेंगे। तो आपका पहला होता है संगठन, और दूसरा आपका है अनुकूलन। तो आपका संगठन क्या होता है, संगठन के बारे में जानेंगे। आपका संगठन जो होता है वह सूचना प्राप्त करना, यानी कि कोई चीज़ जो है जब हम बालकों को सिखाते हैं तो उसके बारे में वह उस सूचना को एकत्रित करता है तथा उस पर वह सोच विचार करता है, उसे ही हम कहते हैं संगठन। अब अगला है आपका अनुकूलन। अब जानेंगे कि अनुकूलन क्या होता है। तो अनुकूलन आपका होता है पूर्व ज्ञान से नवीन ज्ञान को जोड़ना, यानी कि बालकों को पहले जो पता है उसके बारे में बताना, और उसके बाद में उसको जो आप सिखा रहे हैं उसको नवीन ज्ञान यानी नए ज्ञान से जोड़कर सिखाना ही आपका अनुकूलन कहलाता है, जिससे कि बालक को जल्दी से समझ में आ जाता है और वह जल्दी ही सीख लेता है। इसे हम क्या कहते हैं, अनुकूलन कहते हैं। यदि पूछे कि संज्ञानात्मक विकास में अनुकूलन का क्या तात्पर्य है, तो आपका हो जाएगा पूर्व ज्ञान
या पुराने ज्ञान से नए ज्ञान को जोड़ना ही आपका अनुकूलन कहलाता है। अब जो है इसके जो दो आपकी हैं, दो चीज़ें हैं, उनके बारे में जानेंगे जो है बेहद इम्पॉर्टेंट है। आपका पहला है आत्मसाक्षीकरण और दूसरा है आपका विशिष्टीकरण या समायोजन। तो आपका जो है आत्मसाक्षीकरण होता है, वह क्या होता है? तो आत्मसाक्षीकरण काफ़ी बार पूछा गया। तो आत्मसाक्षीकरण होता है आपका नवीन ज्ञान प्राप्त करना, यानी कि आप जो है नया ज्ञान प्राप्त करना। यानी जब बालक पढ़ रहा है तो उसको हम नई चीज़ों की जानकारी देते हैं, उसे ही आपका आत्मसाक्षीकरण कहता है। यानी जो वो सीख रहा है उसमें हम नई नई चीज़ों को बताते हैं, जिससे बालक वह उन चीज़ों के बारे में तर्क करता है, उसे हम कहते हैं आत्मसाक्षीकरण। यदि पेपर में पूछे नवीन ज्ञान प्राप्त करना किसके अंतर्गत आता है, तो आपका हो जाएगा आत्मसाक्षीकरण के द्वारा। अब आपका है विशिष्टीकरण। इसको विशिष्टीकरण या समायोजन कहते हैं। दोनों एक ही चीज़ है। यदि विशिष्टीकरण आता है या समायोजन आता है, दोनों का मतलब एक है। इसमें आपका होता है, एक सेकेंड, नवीन ज्ञान का विस्तार करना या संशोधन करना। यानी कि जो चीज़ हम बालक को सिखाते हैं उसके बारे में वह जैसे हम सिखाते हैं वैसे ना सीखकर वह उन चीज़ों को तर्क के माध्यम से अपने अंदर संशोधित करके सीखता है, उसे हम कहते हैं विशिष्टीकरण या संशोधन कहते हैं। अब अगला आपका जो है वो है स्कीम्स। अब हम स्कीमा के बारे में जान लिए हैं। अब हम स्कीम के बारे में जानते हैं कि स्कीम क्या होता है। तो आपका स्कीम होता है व्यवहार का व्यवस्थित पैटर्न है ये। अब पूछे कि व्यवहार का व्यवस्थित पैटर्न है, तो आपका क्या हो जाएगा? स्कीम्स। और इसका मतलब होता है जिसे बार बार दोहराया जाता है। यानी हम यदि बालक को कोई अच्छा बिंदु सिखाते हैं जिससे कि वह हर जगह उस चीज़ को बार बार दोहराता है, यानी बार बार उस चीज़ का प्रयोग करता है, उसे हम कहते हैं स्कीम्स। अब अगला है आपका जो कि बेहद, यहाँ से आपका इम्पॉर्टेंट टॉपिक शुरू होता है, पॉइंट जहाँ से प्रश्न हर साल बने हैं। तो इसको हम बहुत अच्छी से समझेंगे। तो आपका है संज्ञानात्मक विकास की अवस्थाएं। तो जीन पियाजे जी ने संज्ञानात्मक विकास की 4 अवस्थाएं बताई। सब यहीं से पॉइंट बनता है कि जीन पियाजे जी ने संज्ञानात्मक विकास की कितनी अवस्थाएं बताई हैं, तो आपका हो जाएगा 4 अवस्थाएं। अब कौन कौन सी हैं ये हम जानेंगे। तो पहली आपकी जो अवस्था है वह है संवेदीगामक या इंद्रिय जनित अवस्था। संवेदीगामक पूछे या इंद्रिय जनित अवस्था पूछे, दोनों नाम एक ही है। तो यह जो अवस्था आपकी होती है यह होती है जन्म से 2 वर्ष। अब पेपर में पूछता है कि जन्म से 2 वर्ष निम्न में से कौन सी अवस्था होती है। अब 2-3 ऑप्शन दे देगा आपका। तो आपका जो जन्म से 2 वर्ष की जहाँ पर बात आती है तो वह आपकी होती है संवेदीगामक या इंद्रिय जनित अवस्था। इसको इंग्लिश में बोलते हैं सेंसरी मोटर्स एज। तो इस अवस्था में हम महत्वपूर्ण गुण जानेंगे कि इस अवस्था में कौन कौन से गुण होते हैं, क्योंकि इससे भी प्रश्न बनते हैं। तो आपका पहला पॉइंट है नवजात शिशु में ज्ञानेंद्रियों का विकास तेज़ी से होता है। यानी इस अवस्था में नवजात शिशु में ज्ञानेंद्रियों का विकास तेज़ी से होता है। और आपकी ज्ञानेंद्रियाँ कौन कौन सी होती हैं? आँख, नाक, त्वचा, कान तथा हाथ। तो ये जो आपकी ज्ञानेंद्रियाँ हैं तो इनका जो है विकास बहुत ही तेज़ी से होता है। जैसे कि नाम से ही पता है कि संवेदीगामक या इंद्रिय जनित, तो इसमें बालक सबसे ज़्यादा अपनी इंद्रियों का प्रयोग करता है। यदि पूछे कि निम्न में से किस अवस्था में बालक सबसे ज़्यादा अपनी इंद्रियों का प्रयोग करता है, तो आपका हो जाएगा संवेदीगामक या इंद्रिय जनित अवस्था।
अब आपका अगला जो पॉइंट बना हुआ है ये बनता है, ये भी इम्पोर्टेंट है, सहज क्रियाओं का विकास। इसमें इस अवस्था में सहज क्रियाओं का भी विकास तेज़ी से होता है, जिससे कि सहज क्रियाएं आपकी कौन कौन सी होती हैं? किसी चीज़ को देखना, पकड़ना, चूसना तथा उसकी। अब अगला जो आपका है वह है वस्तु स्थायित्व का बोध। वस्तु स्थायित्व का बोध मतलब होता है यानी कि किसी चीज़ को देखना तथा उसके प्रति सहज क्रियाएं करना ही आपका वस्तु स्थायित्व होता है। पूछे कि वस्तु स्थायित्व का बोध निम्न में से किस अवस्था में होता है, तो आपका हो जाएगा इंद्रिय जनित अवस्था या संवेदी गामक अवस्था। अब जो अगला है वह है प्रकाश और ध्वनि के प्रति प्रक्रिया करना। यानी जो है इस अवस्था में बालक प्रकाश और ध्वनि के प्रति सहज प्रक्रिया करता है कि जैसे कि प्रकाश हम कमरे में करते हैं तो वह जब बालक होता है तो वह उन प्रकाश को देखकर उसकी आंखें बंद होती हैं और खुलती हैं तथा ध्वनि के माध्यम से उसके अंदर एक इम्प्रेशन आता है। ये होता है आपका प्रकाश और ध्वनि के प्रति क्रिया करता है। किस अवस्था में करता है, तो इंद्रियगमित अवस्था। अब अगला है इस अवस्था के अंत तक अद्र भाषा हो जाता है। यानी जो आपका यह अवस्था होती है, इस अवस्था के अंत तक बालक में अद्र भाषा आ जाती है। यानी कि जैसे वह किसी चीज़ों को कहना सीख जाता है, जैसे आपका पा, माँ, ला आदि चीज़ें वह जो है बोलने लगता है थोड़ा थोड़ा। तो कौन सी अवस्था में, तो आपको पूछे कि अद्र भाषा का विकास होता है, तो आपका हो जाएगा इंद्रिय गमित अवस्था में। अब जो है ये बेहद काफ़ी बार प्रश्न पूछा गया कि किस अवस्था को ज्वार भाटा काल की अवस्था कहा जाता है, तो आपका हो जाएगा इंद्रियगामित अवस्था। अब अगली जो आपकी अवस्था है वह है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। तो पूर्व संक्रियात्मक अवस्था आपकी कितने साल तक होती है, तो यह अवस्था आपकी होती है 2 से 7 साल तक। यदि पूछे कि 2 से 7 साल तक अवस्था होती है तो आपकी हो जाएगी पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। अब इसके महत्वपूर्ण बिंदु जानेंगे कि तो इस अवस्था में अनुकरण या दोहराने की प्रवृत्ति पाई जाती है। अनुकरण का अर्थ होता है नकल करना। यानी जो आपकी यह पूर्व संक्रियात्मक अवस्था होती है, इसमें बालक किसी चीज़ को देखकर उसकी नकल करते हैं तथा उसे बार बार दोहराते हैं। कौन सी अवस्था में, तो पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में। अब अहम केंद्रता की प्रवृत्ति पाई जाती है, तो आपकी पाई जाती है पूर्व संक्रियात्मक में। यानी अहम केंद्रिता का अर्थ होता है स्वयं से बातें करना। इस अवस्था में बालक स्वयं से बातें करता है। तथा अगला जो है वह है निर्जीव व सजीव में अंतर ना समझना। इस अवस्था में बालक जो है निर्जीव तथा सजीव में अंतर नहीं समझ पाते हैं। जैसे कि आपका यदि गुड्डा है तो वह गुड्डा और गुड़िया के बारे में वह अंतर नहीं जान पाता है कि यह निर्जीव है या सजीव है। तो यदि पूछे कि निर्जीव व सजीव में अंतर को ना समझना, तो आपका हो जाएगा पूर्व संक्रियात्मक। अब है सामाजिक खेलों में सक्रिय। यानी कि जो इसमें बालक जो है सामाजिक के अंदर घुलने मिलने लगता था, खेलों के माध्यम से बालकों का विकास होने लगता है। अब अगला है इस अवस्था के अंत तक गिनती व वर्णमाला सीख लेता है। अब पूछे कि गिनती व वर्णमाला निम्न में से सीख लेता है बालक, तो आपका हो जाएगा पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। अब अगला जो है आपका है सही अनुपात का अंतर ना स्पष्ट कर पाना। यानी बालक जो है इस अवस्था में सही अनुपात का अंतर स्पष्ट नहीं कर पाता है। जैसे कि यदि आपकी
यह बाल्टी में मान लो पानी भरा हुआ है तथा एक टब में रुई भरी हुई है, तो इसकी माप में वह अंतर स्पष्ट नहीं कर पाता है इसके अनुपात में, तो कौन सी अवस्था है हो जाएगी आपकी? तो आपकी हो जाएगी दोस्तों पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। और यह अवस्था जो होती है 2 से 7 वर्ष तक होती है। अब अगली अवस्था जो आपकी है वह है दोस्तों मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, जो कि 7 से 14 वर्ष तक होती है। अब पूछता है प्रश्न कि 7 से 14 वर्ष तक अवस्था होती है, तो आपको ऑप्शन में दे देगा मूर्त संक्रियात्मक तथा पूर्व संक्रियात्मक एवं इंद्रियगामिक अवस्था। तो आपका जो 7 से 14 वर्ष की जैसे ही बात कहे आपकी हो जाएगी मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। अब मूर्त का मतलब क्या होता है? मूर्त का अर्थ होता है आपको कि बालक इसमें वस्तुओं को देखकर उनके माध्यम से बालक तर्क करके सीखता है। तो पूछता है प्रश्न यही कि तर्क पर आधारित रहता है। किस अवस्था में तर्क पर आधारित रहता है? तो आपका हो जाएगा मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। तथा मूर्त विषयों में तार्किक चिंतन करता है, यानी कि जो आपको कोई चीज़ बालक को दिखाते हैं हम, तो उसके बारे में वह चिंतन तथा करता है, सोचता है, विचारता है, उसे हम मूर्त संक्रियात्मक कहते हैं। यानी कि इसमें जो बालक वस्तुओं को देखकर उनके माध्यम से सीखता है, उसे हम कहते हैं मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। अब अगला है आपका सही अनुपात में अंतर करना, यानी कि इस अवस्था में बालक जो है सही अनुपात में अंतर कर लेता है। जैसे कि आपका भार, आकार तथा क्रम में वह अंतर करने लगता है तथा गणितीय संक्रियाओं का ज्ञान हो जाता है। किस अवस्था में गणितीय संक्रियाओं का ज्ञान हो जाता है? तो यह आपका हो जाएगा मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। गणितीय, अब आपकी जो है गणितीय संक्रियाएं कौन कौन सी होती हैं? तो गणितीय संक्रियाएं की यदि बात करें तो आपका होता है जोड़, घटाना, भाग और गुणा। पूछता है प्रश्न, ये भी प्रश्न पूछा गया कि गणितीय संक्रियाएं हैं निम्न में से जोड़, घटाव, गुणा, भाग। तो गणितीय संक्रियाएं आपकी यही होती हैं जिनके माध्यम से बालक गणना करता है, उसे ही हम कहते हैं गणितीय संक्रियाएं। अब अहम केंद्रिता की भावना में कमी आ जाती है, यानी आत्म केंद्रिता भावना में कमी आती है। आत्म केंद्रिता का मतलब होता है कि बालक जो है जब स्वयं से बातें करना है, स्वयं के बारे में सोचता है, तो उसमें जो है इसमें धीरे धीरे कमी आने लगती है तथा बालक सही गलत तथा सजीव निर्जीव में अंतर जानने लगता है। जैसे कि आप यदि उसे पता है कि यह जो है गुड़िया है तो यह निर्जीव है, तथा जो आपका कुत्ता है यह आपका सजीव है। आदि चीज़ों में वह जो है देख कर उनके बारे में वह जानने लगता है कि यह चल नहीं सकता इसलिए यह निर्जीव है, और यह चल सकता तथा सांस ले सकता है कुत्ता, इसलिए यह सजीव है। अब अगला आपका जो है आपकी जो अवस्था है, चौथी अवस्था और लास्ट अवस्था, वह है आपकी अमूर्त तथा औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। कभी कभी आप अमूर्त ना देखकर पूछता है कि औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था है, तो आपकी हो जाएगी यह अवस्था जो होती है वह होती है 11 से 15 वर्ष तक। अब पूछता है कि निम्न में से 11 से 15 वर्ष तक अवस्था होती है, तो आपकी हो जाएगी औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था या अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था। यानी कि बालक जो है इसमें क्या है, अमूर्त का मतलब बिना देखकर उनके बारे में तर्क एवं चिंतन करता है, उसे हम अमूर्त कहते हैं। आपका जो मूर्त होता है, मूर्त का अर्थ होता है देखकर उसके बारे में चिंतन करना, और अमूर्त होता है आपका बिना देखकर उसके बारे में चिंतन करना ही आपका जो होता है अमूर्त होता है।
अब जो इसके गुण हैं वह हैं अमूर्त चिंतन करने लगता है। किस अवस्था में अमूर्त चिंतन करने लगता है? तो आपका यह करने लगता है औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था में। और जो यह अवस्था होती है वह होती है 11 से 15 वर्ष। अब जो अगला है वह है समस्या का समाधान स्वयं करने लगता है। यानी कि जो यह अवस्था होती है, इस अवस्था में यदि बालक के पास कोई समस्या आती है तो उसके बारे में वह स्वयं से समाधान कर लेता है। यानी कि यदि बालक बार बार कोई प्रश्न यानी गणित का कोई सवाल जोड़ कर रहा है और उसके बारे में वह बार बार गणना नहीं कर पा रहा है, तो उसकी जो समस्याएं आ रही कि हम जो है कहाँ पे हासिल लेना नहीं जानते, तो वह धीरे धीरे इसका समाधान स्वयं से तर्क करके सोच के कर लेता है। अब जो अगला आपका है वह है, एक सेकंड, वह है सबसे ज़्यादा अंकों का प्रयोग करता है। यानी कि पूछे कि सबसे ज़्यादा अंकों का प्रयोग किस अवस्था में करता है बालक, तो यह आपका हो जाएगा औपचारिक या अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था। अंक आपके कौन कौन से होते हैं? जैसे कि आपके अंक होते हैं जोड़ वाले, गुणा, भाग एवं घटाव। तो इसमें सबसे ज़्यादा वो जो अंक होते हैं उनका प्रयोग बालक करता है। तथा अगला जो आपका है वह है नैतिक गुणों का सर्वाधिक विकास। नैतिक गुण का मतलब होता है कि बालक का आचरण या उनको बातचीत करने का ढंग तथा सांस्कृतिक गुणों का विकास जो है सबसे ज़्यादा किसमें होता है, तो आपका वह हो जाएगा औपचारिक या अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था में। तथा कार्यकरण को अब पूछता है कि कार्यकरण को समझता है। यानी जो कार्य होता है वह करता है तो उसके बारे में वह जान जाता है कि यह कार्य कर रहे हैं तो इसका मतलब क्या है तथा इसका परिणाम क्या होगा, इसके आदि चीज़ों के बारे में बालक जानने लगता है। अब अगला है स्व आलोचना की प्रवृत्ति। अब पूछता है कि स्व आलोचना की प्रवृत्ति किस अवस्था में पाई जाती, तो आपका हो जाएगा अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था या औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। स्व आलोचना का मतलब होती है कि स्वयं से आलोचना करना, किसी चीज़ के बारे में सोचना। तो इस तरह से मैंने जीन पियाजे के बारे में जो है चैप्टर कंप्लीट किया है। अब यदि हम ये पूरा चीज़ कंप्लीट पढ़ लेते हैं अच्छे से तो इनसे बाहर से प्रश्न कभी नहीं बनेंगे। जब भी प्रश्न पूछता है तो इन्हीं से पूछता है, बस थोड़ा सा घुमा देता है। तो यदि हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा तो हमसे प्रश्न गलत नहीं होंगे परीक्षाओं में। तो जीन पियाजे कहाँ के मनोवैज्ञानिक थे, तो जीन पियाजे आपके थे स्विट्ज़रलैंड के। अब इन्होंने कितनी अवस्थाएं बताई, तो जीन पियाजे जी ने 4 अवस्थाएं बताई थी तथा इन्हें जो है अवस्थाओं का काल भी कहा जाता है। अब पूछता है कि अवस्थाओं का काल कहा जाता है, यह कथन किसने दिया, तो यह कथन आपका दिया था जीन पियाजे जी ने। अब एक चीज़ और हम जानेंगे नोट्स में कि जो जीन पियाजे थे वो संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत दिए थे तथा आपके जो लेव वाइगोस्की थे ये आपके दिए थे सामाजिक सांस्कृतिक का सिद्धांत। तथा जीन पियाजे जी ने यह बताया था कि जो है बालकों में जो आपका विकास होता है दोस्तों वह एज के अनुसार होता है, यानी अवस्थाओं के अनुसार। जैसे जैसे बालक की एज बढ़ती चली जाती है उसके अंदर जो है विकास अपने आप आना शुरू हो जाता है। लेकिन जो आपके लेव वाइगोस्की हैं इन्होंने बताया था कि बालकों में विकास एज के अनुसार नहीं होता है। बालकों में जो विकास होता है वह होता है सामाजिक अंतःक्रिया। यानी कि जब बालक बड़े होते हैं तो वह जब समाज में आते हैं तथा अपने वयस्कों से अंतःक्रिया करते हैं, आपसी बातचीत करते हैं, तब उनमें विकास होता है। तो यदि आपका जीन पियाजे पूछे तो आपका अवस्थाओं के अनुसार हो जाएगा तथा यदि लेव वाइगोस्की पूछे तो सामाजिक यानी समाज के अनुसार बालकों में विकास होता है। तो यदि आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और सब्सक्राइब कर दें।
तथा बेल आइकन को दबा दें। और जो यह हमारा टॉपिक है यह बेहद इम्पॉर्टेंट है, इसको 1 या 2 बार वीडियो ज़रूर देखें ताकि कोई भी प्रश्न आए गलत ना हो।